बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा थोड़ा सा रिकैप स्पेशली टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। हमारा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर हमारे ये मेजर 7 टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर अप करना है। क्योंकि अगर हम अपने पास्ट पेपर हिस्ट्री उठाएं 2015 का पेपर, 17 का पेपर के ऑनवर्ड उसमें तो ऑलमोस्ट हमारे पेपर का 10% का वेटेज जो होता है वो इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करता है। 10% का वेटेज इन शॉर्ट अगर मैं 15 के पेपर की बात करता हूँ तो उस वक्त हमारा जनरल नॉलेज का पेपर इसमें अटैच नहीं होता था, तब 100% पेपर सब्जेक्ट बेस्ड होता था। तो यानी कि ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यू से थे वो इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करते थे। उसके बाद 17 के पेपर में फिर ये हुआ कि 20% जनरल नॉलेज आ गया, 80% आपका सब्जेक्ट आ गया। तो 80% का अगर मैं 10% ले लूँ तो ऑलमोस्ट 7 to 8 एमसीक्यूज की वर्किंग हमारी इकोनॉमिक्स के साथ है। एक मेजर पोर्शन होता है 10% का वेटेज, एक मेजर वेटेज कंसीडर किया जाता है आपके टेस्ट के अंदर। अब वो 10% के वेटेज के लिए हमें किन टॉपिक्स को कवर अप करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये टोटल इस वक्त 7 टॉपिक्स यहाँ पर मैंने मेजर लिखे हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। एवोल्यूशन का मतलब है जो हमारी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की मेन डेफिनेशन, जिसमें एडम स्मिथ की बात है, रॉबिन्स की बात है और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की बात है, यानी कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स के टाइम पीरियड की बात हम करते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक है जिसमें हमारे 3 मेजर टॉपिक्स हैं, 2 हमारे लॉज आते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, और उसके साथ साथ इंडिफरेंस कर्व की बात हमने करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास डिमांड सेक्शन आता है। डिमांड में हमारे पास 4 मेजर टॉपिक हमें डिस्कस करने होते हैं, जिसमें एक लॉ ऑफ डिमांड है, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट है। फिर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। इसमें सबसे मेजर डिस्कशन हमारी ये होती है कि हमारी जो प्रोडक्शन है और उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, इनके आपस के क्या रिलेशन हैं, जो हमारे पास उसकी वर्किंग किस तरह से होगी। तो आज का टॉपिक भी हमारा, आज जो मेजर डिस्कशन है वो हमारी इसी चीज के ऊपर होगी। उसके बाद आगे मार्केट्स का सेक्शन आता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक्स में मार्केट्स आती है, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ड्यूपोली है, ये सारे डिस्कशन हमारी मार्केट के रेफरेंसेस में आती हैं। तो यहाँ तक जो हमारे फर्स्ट 5 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमारे किस में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किए जाते हैं। और उसके बाद नेशनल इनकम और उसके साथ साथ ज़कात एंड टैक्सेशन के रेफरेंस से है, तो ये पोर्शन हमारा किस में चला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी डिस्कशन होगी कोर्स में। अब इससे प्रीवियस हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स मींस हमारे ये तीनों क्लासिकल जो टाइम पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स है वो हमारा जो कल का लेक्चर हमारा गुजरा है, yesterday we have discussed about the evolution of economics, consumer behavior and demand section. First 3 topics we have discussed in yesterday or day before yesterday's lecture हमारे पीछे कवर अप हो चुके हैं और उनकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं जिनके मिसिंग लेक्चर्स हैं। और आज हमारी डिस्कशन जो होगी वो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के ऊपर होगी, और अगर इंशाल्लाह ताला कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के बाद हमारे पास आज टाइम बचा तो देन आई शैल मूव टू द मार्केट्स। मार्केट्स के बाद फिर हमारे ये टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है जी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारा कि जो गुजर चुका है उसके ऊपर बात हमने कर ली और जो हमने करना है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और फर्दर मोर मैंने अभी ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी अपलोड की थी, जो मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल सब्जेक्ट्स वो जो मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिए कि जिसके अंदर से टेस्ट बनता है, तो उसमें से हम लोग 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा ये 3rd सब्जेक्ट इज ऑन गोइंग। इसमें सबसे पहले हमने बात बिजनेस टैक्सेशन के ऊपर की थी, देन हमने बिजनेस लॉ के ऊपर बात की थी, और उसके बाद हमने अपनी जो 3rd इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे हमारी बात चल रही है। आज हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। अगर तो प्रोडक्शन की बात हम इसको स्टार्ट लेने लगे हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब प्रोडक्शन की हम बात करें तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए। इकोनॉमिक्स के अंदर ये कहती है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला फैक्टर कौन सा आता है, लैंड का। नंबर 2 हमारे पास लेबर, नंबर 3 हमारे पास कैपिटल, एंड नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया जी। लैंड, जमीन, लेबर, मेहनत की बात करते हैं, कैपिटल हमारा सरमाया है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिजनेस की ऑनरशिप है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 फैक्टर्स, इनको अरेंज करने वाला फैक्टर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये जानती है कितनी लैंड, कहाँ लैंड, कितनी लेबर, कैसी लेबर, कितना कैपिटल और किस वक्त कैपिटल यूज करना है, और इनका कॉम्बिनेशन बनाने वाला कौन है, ऑर्गेनाइजेशन है। और जितना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनता है उतनी प्रोडक्शन रिजल्ट हमारे पास ज्यादा अच्छा आता है। ठीक हो गया जी। जितना अच्छा हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा उतना अच्छा हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता होता है। करोगे बाजी। तो हमारे पास अब प्रोडक्शन के रेफरेंस में हम बात करें, 2 टाइम पीरियड कंसीडर किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड, ठीक है, और एक हमारे पास होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड। अब पहले तो इन लॉन्ग रन शॉर्ट रन की बात कर लें। हम अकाउंटिंग के अंदर
भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और हैं। इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट रन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये जरा डिफरेंट है। अब इसको हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से एलेबोरेट करते हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड कि जिस टाइम पीरियड के अंदर हम अपने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखें और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। यानी कि हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि हम अपने तमाम फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकें, वेरी कर सकें, चेंज कर सकें। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम कितना लिमिटेड, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, कोई दिन, घंटे या महीने या हफ्ते इसमें या साल मेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ हम इतनी बात करते हैं, द टाइम पीरियड इन विच few factors of production will remain constant and few factors will be वेरिएबल। कुछ फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होंगे, यानी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन फैक्टर्स को भी चेंज कर सकें। वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं, और कुछ फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, चेंज करते हैं इन शॉर्ट, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, शॉर्ट रन का टाइम देते हैं, कि जहां पर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे फिक्स और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। और बात अगर हम करें लॉन्ग रन के रेफरेंस से, तो लॉन्ग रन में हम ये बात कर सकते हैं कि जहां पर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग वेरिएबल कर लें, यानी कि हमारे पास इतना एम्पल टाइम अवेलेबल होता है कि हम अपने हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकें। हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपनी लैंड भी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी लेबर इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें ये सारे फैक्टर्स को वेरिएबल किया जा सके, फिक्स फैक्टर का कॉन्सेप्ट उसमें से खत्म हो जाए, तो वो टाइम पीरियड कौन सा कहलाता है, हमारा लॉन्ग रन का। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स हमें फिक्स होते हैं, टाइम इतना होता ही नहीं है हमारे पास कि हम उन फैक्टर्स को भी चेंज कर सके। लाइक लैंड है, लैंड को इंक्रीज करना इतना आसान काम नहीं है, नई लैंड एक्वायर करना इतना आसान काम नहीं होता, ना ही उसके लिए इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है रूटीन के अंदर। तो फिर इसका मतलब हम ये कहते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारे पास इतना टाइम पीरियड है कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स वेरिएबल, कुछ और फिक्स, उसको हमने शॉर्ट रन कह दिया। और अगर तमाम फैक्टर्स वेरिएबल हो जाए, इतना टाइम हमारे पास होगा, तो उस फैक्टर को फिर हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन टाइम पीरियड का उसको नाम दिया जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा जिसको हम लोग लेकर अब इकोनॉमिक्स का बड़ा लॉ है जिसके बारे में आप लोगों ने बात की होगी बेटा जी, जो कि हमारे पास क्या है जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक लॉ है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन को काफी हद तक कवर अप कर देगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। ठीक है जी। वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। चलिए जी। अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम अपने शॉर्ट रन टाइम पीरियड को अज्यूम करते हैं, कि हमारे शॉर्ट रन टाइम पीरियड को अज्यूम करते हुए हम अपने तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। हम अपनी लैंड कांस्टेंट फिक्स कर देते हैं, लैंड के साथ साथ हम अपना कैपिटल फिक्स कर देते हैं, और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिक्स कर देते हैं। तीनों फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट किया, और कांस्टेंट करते हुए सिर्फ एक लेबर के फैक्टर को हमने वेरिएबल कर दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम अपनी लेबर इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या लेबर के इंक्रीज करने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो इसके ऊपर एक पूरा लॉ है जिसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, और इसमें मैं आपको फिर प्रोडक्शन का बिहेवियर भी शो कर दूंगा, और उस प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। अब इसको जरा ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। अब मैं एज्यूम करने जा रहा हूँ यहाँ पर लेबर, जिसको मैंने क्या कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं वन बाय वन अपनी लेबर को क्या करता रहूंगा, इंक्रीज करता चला जाऊंगा। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा मेरे साथ, और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्शन की बात मैं करूंगा, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बात करूंगा मार्जिनल प्रोडक्शन की, और एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोडक्शन की मैं बात करूंगा। तो तीनों पोर्शन के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। अब देखिए बेटा कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने एक लेबर के साथ, यानी कि पीस ऑफ लैंड मेरा एक फिक्स है, मैं अज्यूम करता हूँ इस चीज का सिनेरियो कि मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन है, जिसके ऊपर मैं वीट की कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, एक गंदम की कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर मेरे पास क्या है, लैंड का पीस मेरे पास फिक्स है। मैं जितना कैपिटल अरेंज कर सकता था, मैंने उस कैपिटल को अरेंज करते हुए अपनी तमाम फैसिलिटीज अरेंज कर ली, और मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन सपोज करते हैं कि जी मैं खुद ही ऑर्गेनाइजेशन एज अ लेबर परफॉर्म कर रहा हूँ अपने साथ, फिलहाल आई एम द सिंगल पर्सन। तो एक लेबर के साथ मैंने काम किया, तो मार्जिनल प्रोडक्शन मेरे पास कितनी आई है, 10 यूनिट्स की आई। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब है एक यूनिट की जो प्रोडक्शन होती है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं, कि हर एक यूनिट अपनी एफर्ट के अगेंस्ट जो प्रोडक्शन करेगा, उस एक यूनिट को हम क्या कहते हैं,
मार्जिनल प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी सिंगल यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ एवरी सिंगल यूनिट कि एक लेबर की प्रोडक्शन जो होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। अभी मैं सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्शन का बिहेवियर आपको शो कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद क्या होता है जी, मैं एक और यूनिट ऑफ लेबर अपना ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास लेबर के 2 यूनिट हो गए। अब 2 यूनिट के होते हुए मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब 20 कैसे हो जाएगी, ये मैं प्लस नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ। पहला लेबर हमें 10 यूनिट दे रहा है, दूसरा लेबर हमें 20 यूनिट्स दे रहा है, ठीक हो गया। यानी कि फिर अगर मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूं तो पहले की 10 थी और दूसरे यूनिट्स के साथ टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हो गई, 30 यूनिट्स की। अब ये हुआ क्या, अब उसकी बात मैं करता हूं कि ये 20 कैसे आया। असल में ये है कि एक लेबर पीस ऑफ लैंड बहुत बड़ा है, सिंगल लेबर उसके ऊपर इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करी, तमाम की तमाम रिस्पांसिबिलिटी एक लेबर के ऊपर थी। अब जैसे ही वहां पर हमने एक लेबर को उसके साथ और ऐड किया, वर्क की डिवीजन हुई, कॉम्बिनेशन बन गया, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। दोनों लेबर्स ने अपने अपने बिहाफ के ऊपर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कोलैबोरेशन के साथ, तो डेफिनेट सी बात है हमें रिजल्ट जो मिला, जो हमें आउटकम मिला वो अच्छा आउटकम मिला। उसके बाद मैं कहता हूं कि जी मैं एक और लेबर उसमें इंडल्ज कर देता हूं, नंबर 3 लेबर इंडल्ज करता हूं, और नंबर 3 के साथ मेरे पास और अच्छा कॉम्बिनेशन आया और मुझे उस थर्ड लेबर ने 30 यूनिट्स की प्रोडक्शन दी और टोटल प्रोडक्शन मेरी कहां तक चली गई, 60 यूनिट पर चली गई। ये 60 कैसे आ रहा है बेटा, पहले यूनिट की 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 आ गया मेरे पास। अब 30 यूनिट्स तक की बात होगी। अब मैं कहता हूँ जी आई वांट टू इंक्रीज वन मोर यूनिट, मैं यहाँ पर एक यूनिट और इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो और इंक्रीज करने के साथ मेरी प्रोडक्शन फिर कहाँ पे चली गई, 20 पे आ गई वापस। अब 20 पे क्यों आ गई, दोबारा से प्रोडक्शन गिरी, क्योंकि अब देखिए होता ये है कि हम लोगों ने, मैंने भी क्या बताया था कि तमाम फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और वहां पर आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो बेस्ट चल रही होती है। यानी कि फिर आपका पीस ऑफ लैंड, अब यहाँ की वर्किंग जो हम एज्यूम कर रहे हैं, मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि इस पीस ऑफ लैंड के अंदर एक जो था वो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 3 लेबर को एडजस्ट करने की कैपेसिटी है। अगर हम यहाँ पर चौथी लेबर ऐड करते हैं तो चौथी लेबर फिर क्या करेगी, आकर के बाकियों के काम की भी डिस्टर्बेंस होगी, और डिस्टर्बेंस होने से हमारा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करके 30 से वापस कहाँ पर आ जाएगा, 10 यूनिट्स के ऊपर आ जाएगा। मैं अगेन इसके बाद मजीद एक लेबर और ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो मजीद नीचे आती है हमारे पास प्रोडक्शन 10 पे आ जाएगी। मैं उसके बाद 6वीं लेबर एक और ऐड करता हूँ, तो वापस हम जीरो लेवल पे, यानी कि वो अगली प्रोडक्शन हमारे पास जीरो, और अगर उसके बाद भी मैं आगे कैरी करता हूँ तो मेरी प्रोडक्शन माइनस में चली जाती है, यानी कि मजीद डिस्टर्ब करेगा वो, बजाय काम करने के अपनी प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं करेगा, अपने साथ बाकियों को भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कंजेस्टेड प्लेस है, ज्यादा लोग अगर काम करने के लिए आएंगे तो काम परफॉर्म नहीं होता। तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन का बिहेवियर होता है, क्योंकि एक पीस ऑफ लैंड था, मैंने एक लेबर से काम को स्टार्ट किया, उसमें अभी और कैपेसिटी थी, मैंने दूसरी लेबर ऐड कर दी, अभी उसमें और कैपेसिटी थी, मैंने तीसरी लेबर ऐड कर दी, फिर एक लेवल ऐसा आता है जाकर कि जिसको हम लोग सैचुरेशन लेवल कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, कि जहां पर जाकर उस पीस ऑफ लैंड में मजीद लेबर को अपने साथ एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा बन चुका है, उसके अंदर मजीद कॉम्बिनेशन का हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है इस चीज के अंदर। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास फिर कॉम्बिनेशन आ गया 10 20 30 का, 30 के बाद अगेन 20, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता डिक्रीज करता करता यहाँ तक चला गया। अगर मैं टोटल प्रोडक्शन का बिहेवियर अब यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि पहले तो 10 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 0 अगेन 90, और 90 माइनस 10 कितने पे चला गया, 80 पे चला गया। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन का बिहेवियर आ गया। अब टोटल प्रोडक्शन के साथ साथ अब मैं एवरेज प्रोडक्शन निकालना चाहता हूं, तो एवरेज हमेशा किसी चीज की कैसे निकलती है, याद रखिएगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ये हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज का। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्शन, तो मैंने फार्मूला क्या होगा बेटा जी, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स, किसके यूनिट्स, लेबर यूनिट। अब देखिए जरा ध्यान से, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है 10, और लेबर कितनी इंडल्ज की 1, इसका मतलब 10 को 1 पे डिवाइड करूंगा तो एवरेज पे कितनी आ गई आपके पास, 10 ही आ गई। अब मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो चुकी है, 3 दूसरे के ऊपर, और कितने लेबर है मेरी, 2 लेबर, इसका मतलब एवरेज मेरे पास कितनी आ गई, 15 आ गई। देन उसके बाद इसी तरह से 20, 20 के बाद अगेन 20, देन 18, 18 के बाद 15, और 15 के बाद 11.4, यानी कि समथिंग इस तरह से आती है। ये मेरे पास एवरेज प्रोडक्शन आ रही है। अब इसमें जरा एक गौर से रिजल्ट्स देखिएगा, मैं इसमें कुछ स्टेजेस आपको शो करने लगा हूं, गौर से उन स्टेजेस को देखिएगा। अब मैं स्टेज यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि पहली स्टेज, ये स्टेजेस हमेशा मार्जिनल प्रोडक्शन के रेफरेंस से देखी जाती हैं, कि पहली स्टेज क्या थी, 10 से लेकर 30 तक, इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्शन क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। मार्जिनल प्रोडक्शन इसमें क्या कर रही थी, इंक्रीज। उसके बाद 30 से लेकर ऑनवर्ड 10 तक दोबारा इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन क्या कर रही थी,
डिक्रीज कर रही थी, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही थी। और उसके बाद जीरो की बात करते हैं तो ये हमारे पास चौथी स्टेज है कि जहां पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो हो गई। और फर्दर मोर इसके बाद जो हमारे पास चौथी स्टेज आती है कि जिसके अंदर हमारी जो थी मार्जिनल प्रोडक्शन वो नेगेटिव में चली गई। ठीक हो गया जी, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारी किस में आ गई, नेगेटिव में चली जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस इसके अंदर नजर आ रही हैं और असल में इन्हीं स्टेजेस की बेस के ऊपर हमारे पास इसमें फर्दर 3 इकोनॉमिक्स लॉज निकलते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, पहला स्टेज जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि तब तक इंक्रीज करती जाती है जब तक हम अपने ऑप्टिमम बेस्ट कॉम्बिनेशन पर ना पहुंच जाए। लेकिन फिर उसके बाद एक कांस्टेंट रिटर्न आता है, फिर उसके बाद एक डिक्रीजिंग ट्रेंड आ जाता है। तो उसके बाद यही हुआ, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग, और इतना डिक्रीजिंग के जीरो के बाद हम किस पे चले गए, नेगेटिव की तरफ स्लोप कर जाते हैं। तो ये बिहेवियर हमारे पास आता है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन का क्या करने लगा हूँ, कुछ बिहेवियर आपको शो करने लगा हूं बेटा। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा इस बिहेवियर को कि क्या है। वो कहता है कि व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, कि जब हमारी टोटल प्रोडक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर में यहाँ पर शो करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंबर वन कॉम्बिनेशन, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, देन मार्जिनल प्रोडक्शन मेरे पास क्या होगी इसके अंदर, पॉजिटिव होगी। कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन पॉजिटिव थी, ये पहली स्टेज, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी 10 से 30, 30 से 60, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड शो किया उसमें। देन उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, कि जब टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम को पहुंच गई तो जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन थी वो उस वक्त क्या हो चुकी है, जीरो पे चली गई। ठीक हो गया जी, वो क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो गई। यानी कि आप देखिए टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कहां पे जाके हुई, 90 पर जाकर है। तो 90 के ऊपर हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कहां पे चली गई है, जीरो पर चली गई। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, इसके ऊपर हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल प्रोडक्शन उस वक्त पॉजिटिव है, या इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल प्रोडक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। मार्जिनल प्रोडक्शन जब जीरो हो जाती है तो टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट के ऊपर होती है। ये इसका सेकंड रिलेशन था। और तीसरे रिलेशन की तरफ हम मूव करते हैं कि जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर दे तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्शन जब नेगेटिव हुई, 0 से -10 पर आई, तो टोटल प्रोडक्शन 90 से वापस 80 पर चलेगी। इसका मतलब ये भी नीचे चलेगी। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा जी। तो ये थी हमारे पास एक नेक्स्ट, बेसिकली टोटल प्रोडक्शन का मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ हमने रिलेशन शो किया 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक रिलेशन आपको और शो कर देता हूं एवरेज प्रोडक्शन का और उसके साथ साथ मार्जिनल प्रोडक्शन, इन दोनों की याद रखिएगा। मैं एवरेज प्रोडक्शन और उसके साथ साथ मार्जिनल प्रोडक्शन, इन दोनों का बिहेवियर हमेशा सेम होता है। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो दोनों डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर हैं। तो इसका मतलब ट्रेंड सेम है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन की स्पीड तेज होती है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लें, बजाय कि मैं सारे कॉम्बिनेशन या सारे रिलेशन आपको बताऊं, आपको एक शॉर्टकट बेस में बता रहा हूं कि मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, इन दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि दोनों का ट्रेंड सेम होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रही है, एवरेज प्रोडक्शन भी कम होती नजर आ रही है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों 10 से 20 30 और 10 15 20, 30 के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हुई, ये भी डिक्रीज होना शुरू हुई, और जाते जाते दोनों। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ये नजर आएगी बेटा, एक अजान और शुरू हुई है, सिर्फ 1 से 2 मिनट का वेट। ओके फाइन जी, रिटर्न बैक टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन के रिलेशन की। तो हमने बात ये की कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, इन दोनों के, मैंने बात ये कर दी कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। मार्जिनल अगर इंक्रीज कर रही है तो एवरेज भी इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल अगर डिक्रीज कर रही है तो एवरेज भी डिक्रीज कर रही है। और उसके बाद अगर मार्जिनल जब आपकी मतलब डिक्रीज करते करते नेगेटिव में जा रही है तो वो भी आस्ता आस्ता डाउनवर्ड जाती जा रही है। यानी कि इन शॉर्ट इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज, एक डिक्रीज कर रही है दूसरी डिक्रीज। बट एक स्लाइड सा डिफरेंस इनमें ये आता है कि मार्जिनल की स्पीड तेज है, मार्जिनल की स्पीड थोड़ी तेज होती है। यानी कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड भी है तो मार्जिनल का ट्रेंड ज्यादा जल्दी इंक्रीज करता है और एवरेज थोड़ी लो पेस के साथ इंक्रीज हो रही है। और इसी तरह से अगर हम डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ आते हैं तो मार्जिनल थोड़ी सी स्पीडी ज्यादा जल्दी डाउनवर्ड आ जाती है और जो हमारी एवरेज है वो जरा थोड़ी लो पेस के साथ वापस आती है। तो ये हमारे पास आज मेजर एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने
डिफरेंट प्रोडक्शंस के आपस के बिहेवियर और बिहेवियर के साथ साथ उनके आपस के रिलेशन शो किए। तो इन चीज़ों को माइंड में अपने लाजमी रखिए कि ये हमारे पास कौन कौन से रिलेशन है सारे के सारे। ठीक हो गया जी। अब वैसे भी हमारी जूम की इस मीटिंग का टाइम थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जूम में हमारे पास मैक्सिमम 40 मिनट का टाइम अवेलेबल होता है एक मीटिंग के लिए। तो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ तक का जो डिस्कस कर लिया उसका एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन रखते हैं, आपकी क्यूरीज में कवर अप करता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलिए जी आइए।